नमस्कार, चलिए सुनते हैं कहानी शेर और दहाड़। मोहन नामक एक ग्रामीण व्यापारी अपनी बैलगाड़ी में सामान बेचने मथुरा जा रहा था। बैलगाड़ी को खींचने वाले बैलों के नाम श्याम व नंदक थे। दोनों बैल अपने मालिक से बहुत प्रेम करते थे। व्यापारी की बैलगाड़ी जब यमुना के खादर से गुजर रही थी, तभी अनजाने में श्याम के पैर दलदल में जा धंसे। उसने बाहर निकलने का प्रयास किया, परंतु सफलता नहीं मिली। व्यापारी ने भी बहुत प्रयास किए, किंतु कोई फायदा नहीं हुआ। आखिरकार उसने श्याम को वहीं छोड़ दिया और आगे बढ़ गया। अब श्याम उदासी में सोच रहा था, मैंने उम्र भर अपने मालिक की सेवा की और उसने मुझे इसका यह इनाम दिया। उसने स्वयं को भाग्य के भरोसे छोड़ दिया। अब उसके पास दो ही विकल्प थे, या तो दलदल में फंसा रहकर प्राण त्याग दे या अंतिम दम तक अपने बचने का प्रयास करे। उसने अपना खोया साहस बटोरा और बलिष्ठ शरीर की मांसपेशियों की सारी ताकत लगाकर बाहर निकलने का प्रयास किया। अब की बार वह सफल रहा और बाहर निकल आया। अब उसकी कोई मंजिल न थी और मोहन के पास वह लौटना नहीं चाहता था। वह यूं ही नदी के किनारे चलने लगा। कुछ दूर चलने पर जंगल आ गया, जहां उसने भरपेट हरी घास खाई और नदी का ताजा पानी पिया। वो वहीं जंगल में रहने लगा और कुछ ही समय में और भी हट्टा खट्टा हो गया। अब वह शेर की तरह दहाड़ना भी सीख गया था। एक दिन जंगल का राजा शेर, जिसका नाम पिंगल था, नदी के किनारे पानी पीने वहां आया। तभी उसने जोरदार दहाड़ सुनी। ऐसी आवाज पिंगल शेर ने पहले कभी ना सुनी थी, अतः वह डरकर अपनी गुफा में जाकर छिप गया। पिंगल शेर के दो मंत्री भेड़िए थे, जिनका नाम दमन और यमन था। जब दमन को पता चला कि शेर किसी जानवर से डर गया है, तो उसने पूछा, महाराज, आप किसे देखकर इतना भयभीत हैं? मुझे बताइए, मैं उसे आपके सामने पेश कर दूंगा। आप तो जंगल के राजा हैं। इस प्रकार डरकर छिप जाना आपको कतई शोभा नहीं देता। फिर अत्यंत संकोच तथा हिचक के साथ शेर ने उसे अपने डर जाने का कारण बताया। तब दमन ने उससे कहा कि वह दहाड़ भरी आवाज के स्रोत का पता लगाकर ही रहेगा। कुछ दिन बाद श्याम बैल को साथ लेकर दमन भेड़िया शेर के सामने उपस्थित हुआ और बोला, महाराज, यही है वह प्राणी जो दहाड़ मारता है। इसका कहना है कि इसे भगवान शिव ने यहाँ भेजा है। श्याम से मिलकर शेर बेहद प्रसन्न हुआ। अब उसका अधिकांश समय श्याम के साथ ही गुजरता था। धीरे धीरे शेर सरल स्वभाव का हो गया। उसने शिकार करना भी छोड़ दिया। शेर की यह हालत देख दमन व यमन तथा जंगल के दूसरे जानवर चिंतित हो गए। तब दमन ने समस्या से मुक्ति का एक उपाय सोचा। वह शेर के पास जाकर बोला, महाराज, श्याम आपके राज पर बुरी नजर रखता है तथा आपको मारकर स्वयं राजा बनना चाहता है। फिर अगले दिन दमन ने श्याम के पास जाकर अलग ही कहानी सुनाई। वो बोला, शेर ने तुम्हें मारकर तुम्हारा मांस जंगल के जानवरों में बांट देने की योजना बनाई है। इससे पहले कि वह तुम्हें मार दे, तुम अपने नुकीले सींगों से उसको मार दो। दमन की यह बात सुनकर श्याम को बेहद क्रोध आया और वह शेर के सामने जाकर भयंकर आवाज में दहाड़ने लगा। श्याम की यह हरकत शेर को पसंद नहीं आई और उसने दहाड़ते हुए उस पर छलांग लगा दी। दोनों ही ताकतवर थे। उनमें भयंकर युद्ध होने लगा। श्याम ने अपने पहने सींगों से शेर को मारने का प्रयास किया, लेकिन शेर ने अपने मजबूत व भारी पंजों से प्रहार कर उसे मार डाला। उसे मारकर शेर को बहुत दुख हुआ, क्योंकि श्याम उसका मित्र था। लेकिन दमन ने उसे विश्वास दिला दिया था कि वह धोखेबाज है, इसलिए उसे ऐसा करना पड़ा। शेर ने बाद में दमन को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया। धन्यवाद। चलिए सुनते हैं पंचतंत्र की कहानी, मगरमच्छ और सोने के सिक्के। एक नदी में एक मगरमच्छ रहता था। वह बहुत चालाक था।
बहुत सारी मछलियों को खाने के बाद उसने सोचा क्यों ना इंसानों को खाया जाए। एक दिन एक आदमी नदी में नहा रहा था। मगरमच्छ ने उसे पकड़ लिया और खींचकर नदी के अंदर ले गया। मगरमच्छ को कई दिनों का भोजन मिल चुका था, लेकिन उस आदमी को मगर ने खा लिया। यह बात आसपास के कई गांवों में फैल गई। अब कोई भी नदी के पास नहीं जाता था। मगरमच्छ का मन बहुत परेशान रहने लगा। उसे शिकार करने का मौका नहीं मिल रहा था। एक दिन वह पानी के अंदर तैरकर मछलियों को खाने की कोशिश कर रहा था। तभी उसे पानी में एक पोटली नजर आई। मगर ने देखा उसमें सोने के सिक्के भरे हुए थे। अब मगर को एक उपाय सूझा। उसने उस पोटली को अपनी पीठ के ऊपर रख लिया और पानी की सतह पर घूमने लगा। दोपहर के समय गांव के कुछ किसान अपने खेत में काम कर रहे थे। सूरज की किरणें सोने के सिक्कों पर पड़ी तो वो चमकने लगे। उसकी चमक देखकर एक किसान नदी के पास आया तो उसे सोने के सिक्कों से भरी पोटली नजर आई। दूर से उसे पोटली के नीचे मगर जो कि पानी के अंदर था वह नहीं दिखा। वह किसान सोने की लालच में जैसे ही पानी में गया, मगर ने उसका पैर पकड़कर खींच लिया। अब मगर का यह हर दिन का काम हो गया। वह दोपहर के समय नदी के किसी न किसी किनारे पर अपनी पीठ पर सोने के सिक्कों की पोटली रखकर पहुंच जाता। सीधे साधे गांव वाले सोने के लालच में मगर का शिकार बन जाते थे। कई गांवों में यह बात फैल जाती है कि मगरमच्छ लोगों का शिकार कर रहा है, लेकिन किसी को भी यह नहीं पता लगता कि मना करने के बाद भी लोग नदी के पास क्यों चले जाते हैं। एक दिन सभी गांव वालों ने मिलकर पंचायत की। उसमें फैसला लिया गया कि नदी के किनारे पर पहरा देने के लिए गांव के कुछ नौजवान जो दूर खड़े रहकर नदी पर नजर रखेंगे कि नदी पर कोई जा ना पाए। गांव के नौजवानों को नदी के किनारे पर खड़ा कर दिया गया। मगरमच्छ ने जब यह सब देखा तो वह कुछ दिन के लिए वहां से दूर चला गया। पोटली को उसने एक पत्थर के नीचे छुपा दिया। जब से नदी के किनारे लोगों को खड़ा किया गया, एक भी आदमी के मरने की खबर नहीं आई। कुछ दिन बाद लोग बेफिक्र हो गए। उन्हें लगा कि मगरमच्छ नदी के साथ कहीं और चला गया। धीरे धीरे नदी के आसपास से लोग हट गए और अपने अपने काम में लग गए। कुछ दिन सब ठीक चलता रहा, लेकिन 2 महीने बाद ही फिर से गांव के लोग गायब होने लगे। इससे सब बहुत परेशान हो जाते हैं। गांव वाले इकट्ठे होकर कलेक्टर साहब के पास जाकर फरियाद करते हैं। कलेक्टर साहब शहर से 2 शिकारियों को बुलाकर नदी के किनारे छिपा देते हैं। दोनों शिकारी छिपकर देखने लगते हैं कि मगर कब आता है, लेकिन कुछ दिन मगर नहीं आता। फिर वे 1-2 किसानों से बात करके उन्हें नदी के किनारे घूमने के लिए कहते हैं और शिकारी छिपकर उन पर नजर रखते हैं। एक दिन मगर वही सोने के सिक्कों की पोटली लेकर पानी पर तैरता दिखाई देता है। सिक्कों की चमक से किसान और शिकारियों को सारी बात समझ में आ जाती है। दोनों शिकारी छिपकर पोटली के आसपास निशाना लगाकर गोलियां चला देते हैं, जिससे मगर मर जाता है। सभी गांव वालों की जान में जान आती है। कलेक्टर साहब वो सोने के सिक्कों की पोटली उन दोनों शिकारियों को इनाम के रूप में दे देते हैं। धन्यवाद। ये सुनते हैं कहानी किसी अजनबी पर भरोसा मत करो। एक जंगल में 2 मित्र रहते थे। उनमें एक कौवा था और दूसरा हिरन। वे इतने गहरे मित्र थे कि दोनों साथ साथ ही रहते थे। हिरन उसी पेड़ के नीचे रहता था जिसके ऊपर कौवे ने अपना घोंसला बना रखा था। एक दिन एक गीदड़ ने हिरन को पेड़ के नीचे खड़े देखा तो उसके मुंह में पानी आ गया। वाह, कितना स्वादिष्ट मांस होगा इस हिरन का। खाने को मिल जाए तो बस मजा ही आ जाए। गीदड़ ने मन ही मन सोचा। इसी विचार के साथ उसने हिरन से दोस्ती करने की सोची। इसलिए हिरन के पास जाकर उसने कहा, भाई हिरन, मैं इस दुनिया में बिल्कुल अकेला हूँ, क्योंकि मेरे परिवार में अब कोई नहीं बचा है। अब मैं एक वफादार दोस्त की तलाश कर रहा हूँ। क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? हिरन ने बेवकूफी करके गीदड़ पर विश्वास कर लिया और तुरंत उसकी दोस्ती का प्रस्ताव स्वीकार करते हुए बोला, हाँ जरूर।
जरूर गीदड़ भाई, समझ लो आज से हम दोस्त हो गए। लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मेरा पहले से ही एक बहुत अच्छा दोस्त है और वो है कौवा। हमारी दोस्ती सालों पुरानी है और हम दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। आओ मैं तुम्हें अपने दोस्त से मिलाऊं ताकि आज से तुम्हारे दो दोस्त हो जाएं। जब हिरन ने गीदड़ को कौवे के पास ले जाकर दोनों का एक दूसरे से परिचय करवाया तो कौवे ने हिरन से कहा, तुम एक अजनबी को अपना दोस्त कैसे मान सकते हो? क्या तुम इसके बारे में कुछ जानते हो? तुम तो यह भी नहीं जानते कि यह गीदड़ आया कहाँ से है और यह पहले क्या करता था। मैं तुमसे फिर कहता हूँ कि तुम पहले इसके बारे में कुछ जानकारी कर लो, इसके बाद ही फैसला करो कि तुम्हें क्या करना चाहिए। लेकिन हिरन तो पूरी तरह से गीदड़ की बातों में आ चुका था और उसने यह कहते हुए कौवे को भी मनाने की कोशिश की, गीदड़ भाई के साथ इतनी सख्ती मत करो। मैं मानता हूँ कि यह हमारे लिए अभी एक अजनबी है, लेकिन ये आज से हमारे साथ ही रहेगा। तुम देख लेना, जल्दी ही हम इसके बारे में सब कुछ जान जाएंगे। वैसे भी इसने मुझे बता दिया है कि यह अब दुनिया में अकेला है क्योंकि इसका परिवार अब इस दुनिया में नहीं है। और फिर तुम यह क्यों भूल रहे हो कि गीदड़ अवश्य तुम्हारे लिए अजनबी है? मैं तो तुम्हारे लिए अजनबी नहीं हूं ना। तुम्हें मुझ पर भरोसा करके मेरे दोस्त को स्वीकार करना ही होगा। इस पर कौवा क्या कर सकता था? वह समझ गया कि हिरन उसकी एक नहीं सुनेगा क्योंकि वह गीदड़ को अपना मित्र मान बैठा था। इसलिए कौवे ने गीदड़ के साथ तब तक दोस्ती का नाटक करने का फैसला किया जब तक कि हिरन की आंखें न खुल जाएं। इसके साथ ही उसने गीदड़ का अभिवादन करके हिरन की बात मानने का नाटक किया और उस दिन से दोनों दोस्त गीदड़ के साथ रहने लगे। इस प्रकार समय बीतने लगा। शुरू में गीदड़ ने एक अच्छे दोस्त की तरह व्यवहार किया जिससे हिरन आश्वस्त हो गया। हालांकि कौवे का शक वैसा का वैसा ही बना रहा। एक शाम गीदड़ शिकार करके जंगल की ओर लौट रहा था। जंगल की सरहद के करीब पहुंचते ही उसकी नजर आसपास के खेतों में जानवरों को पकड़ने वाला जाल बिछाते हुए एक किसान पर पड़ी। धूर्त गीदड़ के मन में फौरन एक विचार कौंधा। उसने सोचा कि किसान की जाल की मदद से हिरन को पकड़वाकर उसके मरने के बाद उसका मांस खाने का यह एक सुनहरा मौका होगा। इसलिए अगले दिन जब कौवा खाने की तलाश में निकल चुका था और हिरन बिल्कुल अकेला था तो गीदड़ ने अवसर का लाभ उठाकर हिरन से कहा, भाई हिरन, जब से मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए यहाँ आया हूँ मैंने हरी घास नहीं खाई है। क्या तुम्हारा मन ताजा हरी घास खाने को नहीं करता? हरी घास और ताजा अनाज की बात सुनकर हिरन के मुंह में पानी आ गया और उसने गीदड़ से कहा, क्यों नहीं, मैं ऐसा स्वादिष्ट भोजन करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन ये सब मिलेगा कहाँ? चिंता मत करो, यह काम कठिन नहीं है। मुझे मालूम है कि यह भोजन कहाँ मिलता है। जंगल के किनारे किनारे लगे गांव में कुछ खेत हैं जिसमें ताज़ा हरी घास उपलब्ध है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें वहां अभी ले जा सकता हूं, गीदड़ ने कहा। हिरन गीदड़ की बात सुनकर बड़ा खुश हुआ और बिना कुछ सोचे समझे वह गीदड़ के सुझाव के अनुसार उसके साथ चलने को तैयार हो गया। हिरन और गीदड़ खेतों की ओर चल पड़े और कुछ ही देर में वे वहां पहुंच गए। खेत के किनारे खड़े होकर गीदड़ ने फसल की ओर इशारा करते हुए कहा, ये रही ताज़ा हरी घास, तुम जितना चाहो खा सकते हो। अपने सामने ताजी हरी घास का फैलाव देखकर हिरन की भूख जाग उठी। वह स्वयं को रोक ना पाया और भागकर खेत में घुस गया। खेत में इधर उधर भागते हुए वह ताजी हरी घास के स्वाद का मजा लेने लगा। उधर गीदड़ हिरन की नजरों से छिपकर एक झाड़ी के पीछे से पूरे दृश्य को देख रहा था। जहां तक हिरन का प्रश्न है, वह ताजी हरी घास देखकर खुशी खुशी पूरे खेत में इधर उधर भागते हुए जगह जगह मुंह मारने लगा। ताजी हरी घास खाते समय वह सोच रहा था
कि वह उस खेत में दोबारा आकर स्वादिष्ट ताजी हरी घास खाएगा। भागते भागते उसे अचानक लगा मानो वह कहीं फंस गया हो, इसलिए वह कूद कूद कर स्वयं को स्वतंत्र करने का प्रयास करने लगा, परंतु इससे कोई लाभ नहीं हुआ। इसलिए उसने रुककर अपने आसपास गौर से देखा तो उसने जाना कि वह एक जाल में फंस चुका था। यह बात जानते ही वह समझ गया कि वह अब जाल से स्वयं को नहीं छुड़ा पाएगा। पहले तो हिरण डर के मारे कांप ही गया, पर तभी उसे याद आया कि गीदड़ उसके साथ था। उसने चारों ओर देखकर पता लगाने की कोशिश की कि वह कहाँ है। जब वह उसे कहीं भी नजर नहीं आया तो उसने गीदड़ को आवाज देकर बुलाया। गीदड़ एक झाड़ी के पीछे से निकलकर हिरण के पास पहुंचा। हिरण ने उससे निवेदन किया कि वह जाल को दांतों से काटकर उसे स्वतंत्र कर दे। यह सुनकर गीदड़ ने कहा, मित्र, मैं सुबह तुम्हें बताना भूल गया कि आज मेरा व्रत है। आज मैं किसी भी चीज को मुंह नहीं लगा सकता, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं कल सुबह अवश्य तुम्हारी मदद करूंगा, इसलिए तब तक प्रतीक्षा करो। ऐसा कहकर गीदड़ झाड़ी के पीछे चला गया। अब हिरण की समझ में आया कि उसका मित्र कौवा बिल्कुल ठीक बोलता था। उसे गीदड़ की पूरी चाल समझते देर न लगी। उसकी चाल के बारे में सोचकर वह और भी अधिक डर गया, क्योंकि उसे मालूम था कि अब कोई उसकी मदद के लिए यहाँ नहीं आएगा और खेत का मालिक कभी भी खेत पर आ सकता था। इसलिए वह गोल गोल घूमते हुए इस आशा के साथ पूरा जोर लगाकर भागने लगा कि शायद इस प्रकार वह जाल से स्वतंत्र हो जाए। कुछ समय इसी प्रकार बीत गया। जहां तक गीदड़ का प्रश्न था, वह झाड़ी के पीछे छिपा सब कुछ देख रहा था और अपनी चाल की सफलता पर खुश हो रहा था। हिरण का स्वादिष्ट मांस खाने की कल्पना मात्र से उसके मुंह से लार टपक रही थी। अब तो वह उत्सुकता के साथ खेत के मालिक के आगमन की प्रतीक्षा कर रहा था, ताकि वह आकर हिरण को मार डाले और उसका मृत शरीर खेत के बाहर फेंक दे। यही सोचते सोचते जब उसने खुशी खुशी हिरण की ओर मुड़कर देखा तो उसकी नजर खेत की दिशा की ओर चले आ रहे कौवे पर पड़ी। उधर कौवा जब उड़कर हिरण के पास पहुंचा तो वह समझ गया कि उसके मित्र को उसकी मदद की आवश्यकता थी। अपने परम मित्र कौवे को अपने पास पाकर हिरण ने उसे सब कुछ बता दिया। गीदड़ की चाल के विषय में जानते ही कौवा समझ गया कि गीदड़ कहीं पास ही में छिपा बैठा होगा। खेत के ऊपर उड़कर देखने के बाद उसे यह भी मालूम हो गया कि गीदड़ किस झाड़ी के पीछे छिपा बैठा था। कौवे के दिमाग में तुरंत एक युक्ति आई, जिसके द्वारा वह अपने मित्र को तो बचा ही सकता था, साथ ही गीदड़ को उसकी करनी का फल भी दिला सकता था। अपनी चोंच हिरण के कान के पास ले जाकर वह बोला, प्रिय मित्र, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं तुम्हें स्वतंत्र कराऊंगा, साथ ही साथ गीदड़ को भी उसके कर्म का फल दिलाऊंगा। जब तुम खेत के मालिक को अपनी ओर आते देखो तो जमीन पर इस प्रकार लेट जाना जैसे कि तुम मर चुके हो। जैसे ही तुम्हें मेरी काव काव सुनाई दे, उसे मेरा इशारा मान लेना और उठकर पूरी गति के साथ जंगल की ओर भाग लेना। लेकिन जब तुम भागो तो उस सामने वाली झाड़ी के पास से ही भागना। यह कहते हुए कौवे ने उस झाड़ी की ओर इशारा किया जिसके पीछे गीदड़ छिपा हुआ था। इसके बाद कौवा और हिरण खेत के मालिक के आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। वह जल्दी ही खेत पर आ पहुंचा। उसे देखकर हिरण ने वैसा ही किया जैसा कौवे ने उससे करने के लिए कहा था। जब खेत का मालिक हिरण के पास पहुंचा तो उसने हिरण को मरा समझा और जाल उठाकर लापरवाही से एक ओर फेंक दिया। अगले ही क्षण कौवे ने काव काव करके हिरण को उठकर भागने का इशारा किया। उसकी काव काव सुनते ही हिरण पलक झपकते ही उठकर भाग खड़ा हुआ। भागते हुए उसने इस बात का पूरा ध्यान रखा कि उस झाड़ी के पास से भागे जिसके पीछे गीदड़ छिपा हुआ था। मृत हिरण को अचानक उठकर भागते देख
खेत का मालिक कुछ इस प्रकार से ठगा सा देखता रह गया कि कुछ समय के लिए उसे कुछ ना सूझा और जहां खड़ा था वहीं खड़ा रह गया। किंतु कुछ ही समय में उसने स्वयं को संभाला और अपने हाथ में पकड़ा लोहे का डंडा भागते हुए हिरन की ओर जोर से फेंका। डंडा भागते हुए हिरन को तो ना लगा, पर उस समय हिरन उस झाड़ी के पास से भाग रहा था जिसके पीछे गीदड़ छिपा बैठा था और लोहे का डंडा पूरे जोर के साथ गीदड़ पर गिर गया, जिससे उसके प्राण पखेरु उड़ गए। भागते भागते हिरन जंगल की सुरक्षा में पहुंचकर ही रुका। कौवा भी उसके साथ रुक गया और बोला, गीदड़ को अपनी करनी का फल मिल गया है, लेकिन जिस कठिनाई में तुम फंस गए थे वह तुम्हारी अपनी बुलाई हुई थी। भविष्य में हर अजनबी पर आंखें मूंद कर भरोसा करने से खबरदार हो जाओ। धन्यवाद। चलिए सुनते हैं पंचतंत्र की कहानी, घर का भेद। एक नगर में देवशक्ति नामक राजा रहता था। उसके पुत्र के पेट में एक सांप चला गया था। उस सांप ने वहीं अपना बिल बना लिया था। पेट में बैठे सांप के कारण उसके शरीर का प्रतिदिन क्षय होता जा रहा था। बहुत उपचार कराने के बाद भी जब स्वास्थ्य में कोई सुधार न हुआ तो अत्यंत निराश होकर राजपुत्र अपने राज से बहुत दूर दूसरे प्रदेश में चला गया और वहां सामान्य भिखारी की तरह मंदिर में रहने लगा। उस प्रदेश के राजा बल की दो नौजवान लड़कियां थीं। वह दोनों प्रतिदिन सुबह अपने पिता को प्रणाम करने आती थी। उनमें से एक राजा को नमस्कार करती हुई कहती थी, महाराज की जय हो, आपकी कृपा से ही संसार में सब सुख है। दूसरी कहती थी, महाराज ईश्वर आपके कर्मों का फल दे। दूसरी की वचन को सुनकर महाराज क्रोधित हो जाता था। एक दिन इसी क्रोधावेश में उसने मंत्री को बुलाकर आज्ञा दी, मंत्री इस कट बोलने वाली लड़की को किसी गरीब परदेशी के हाथों में दे दो, जिससे यह अपने कर्मों का फल स्वयं चखे। मंत्रियों ने राजाज्ञा से उस लड़की का विवाह मंदिर में सामान्य भिखारी की तरह ठहरे परदेशी राजपुत्र के साथ कर दिया। राजकुमारी ने उसे ही अपना पति मानकर सेवा की। दोनों ने उस देश को छोड़ दिया। थोड़ी दूर जाने पर वे एक तालाब के किनारे ठहरे। वहां राजपुत्र को छोड़कर उसकी पत्नी पास के गांव से घी, तेल, अन्न आदि सौदा लाने गई। सौदा लेकर जब वह वापस लौट रही थी तब उसने देखा कि उसका पति तालाब से कुछ दूरी पर एक सांप के बिल के पास सो रहा है। उसके मुख से एक फनियल सांप बाहर निकलकर हवा खा रहा था। एक दूसरा सांप भी अपने बिल से निकलकर फन फैलाए वहीं बैठा था। दोनों में बातचीत हो रही थी। बिल वाला सांप पेट वाले सांप से कह रहा था, दोस्त तू इतने सर्वांग सुंदर राजकुमार का जीवन क्यों नष्ट कर रहा है? पेट वाला सांप बोला, तू भी तो इस बिल में पड़े स्वर्ण कलश को दूषित कर रहा है। बिल वाला सांप बोला, तो क्या तू समझता है कि तुझे पेट से निकालने की दवा किसी को भी मालूम नहीं? कोई भी व्यक्ति राजकुमार को उकाली हुई कांजी की राई पिलाकर तुझे मार सकता है। पेट वाला सांप बोला, तुझे भी तो गर्म तेल डालकर कोई भी मार सकता है। इस तरह दोनों ने एक दूसरे का भेद खोल दिया। राजकन्या ने दोनों की बातें सुन ली थी। उसने उनकी बताई विधियों से ही दोनों का नाश कर दिया। उसका पति भी निरोग हो गया और बिल में से स्वर्ण भरा कलश पाकर गरीबी भी दूर हो गई। तब दोनों अपने देश को चल दिए। राजपुत्र के माता पिता ने दोनों को देखकर बड़े खुश हुए और उनका स्वागत किया। धन्यवाद। ये सुनते हैं पंचतंत्र की कहानी, वंश की रक्षा। किसी पर्वत प्रदेश में मंदविस नाम का एक वृद्ध सर्प रहा करता था। एक दिन वह विचार करने लगा कि ऐसा क्या उपाय हो सकता है जिससे बिना परिश्रम किए ही उसकी आजीविका चलती रहे। उसके मन में तब एक विचार आया। वह समीप के मेढकों से भरे तालाब के पास चला गया। वहां पहुंचकर वह बड़ी बेचैनी से इधर उधर घूमने लगा। उसे इस प्रकार घूमते देखकर तालाब के किनारे एक पत्थर पर बैठे मेढक को आश्चर्य हुआ, तो उसने पूछा, मामा आज क्या बात है? शाम हो गई है किंतु तुम भोजन पानी की व्यवस्था नहीं कर रहे हो। सर्प बड़े दुखी मन से कहने लगा, बेटे क्या करूं, मुझे तो अब भोजन की अभिलाषा ही नहीं रह गई है।
आज बड़े सवेरे ही मैं भोजन की खोज में निकल पड़ा था। एक सरोवर के तट पर मैंने एक मेढक को देखा। मैं उसको पकड़ने की सोच ही रहा था कि उसने मुझे देख लिया। समीप ही कुछ ब्राह्मण स्वाध्याय में लीन थे। वो उनके मध्य जाकर कहीं छिप गया। उसको तो मैंने फिर देखा नहीं, किंतु उसके भ्रम में मैंने एक ब्राह्मण के पुत्र के अंगूठे को काट लिया। उससे उसकी तत्काल मृत्यु हो गई। उसके पिता को इसका बड़ा दुख हुआ और उस शोकाकुल पिता ने मुझे शाप देते हुए कहा, दुष्ट, तुमने मेरे पुत्र को बिना किसी अपराध के काटा है। अपने इस अपराध के कारण तुमको मेढकों का वाहन बनना पड़ेगा। बस तुम लोगों के वाहन बनने के उद्देश्य से ही मैं यहाँ तुम लोगों के पास आया हूँ। मेढक सर्प की यह बात सुनकर अपने परिजनों के पास गया और उनको भी उसने सर्प की वह बात सुना दी। इस प्रकार एक से दूसरे और दूसरे से तीसरे कानों में जाती हुई यह बात सब मेढकों तक पहुंच गई। उनके राजा जलपात को भी इसका समाचार मिला। उसको यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। सबसे पहले वही सर्प के पास जाकर उसके फन पर चढ़ गया। उसे चढ़ा हुआ देखकर अन्य सभी मेढक उसकी पीठ पर चढ़ गए। सर्प ने किसी को कुछ नहीं कहा। मंदविष ने उन्हें भांत भांत के करतब दिखाए। सर्प की कोमल त्वचा के स्पर्श को पाकर जलपात तो बहुत ही प्रसन्न हुआ। इस प्रकार एक दिन निकल गया। दूसरे दिन जब वह उनको बैठा कर चला तो उससे चला नहीं गया। उसको देखकर जलपात ने पूछा, क्या बात है, आज आप चल नहीं पा रहे हैं? हाँ, मैं आज भूखा हूँ, इसलिए चलने में कठिनाई हो रही है। जलपात बोला, ऐसी क्या बात है, आप साधारण कोट के छोटे मोटे मेढकों को खा लिया कीजिए। इस प्रकार वह सर्प प्रतिदिन बिना किसी परिश्रम के अपना भोजन पा गया। किंतु वह जलपात यह भी नहीं समझ पाया कि अपने क्षणिक सुख के लिए वह अपने वंश का नाश करने का भागी बन रहा है। सभी मेढकों को खाने के बाद सर्प ने एक दिन जलपात को भी खा लिया। इस तरह मेढकों का समूचा वंश ही नष्ट हो गया। धन्यवाद। तो चलिए सुनते हैं पंचतंत्र की कहानी, ब्राह्मण, चोर और दानव। एक गांव में द्रोण नाम का ब्राह्मण रहता था। भिक्षा मांगकर उसकी जीविका चलती थी। सर्दी गर्मी रोकने के लिए उसके पास पर्याप्त वस्त्र भी नहीं थे। एक बार किसी यजमान ने ब्राह्मण पर दया करके उसे बैलों की जोड़ी दे दी। ब्राह्मण ने उनका भरण पोषण बड़े यत्न से किया। आसपास से घी तेल अनाज मांगकर भी उन बैलों को भरपेट खिलाता रहा। इससे दोनों बैल खूब मोटे ताजे हो गए। उन्हें देखकर एक चोर के मन में लालच आ गया। उसने चोरी करके दोनों बैलों को भगा ले जाने का निश्चय कर लिया। इस निश्चय के साथ जब वह अपने गांव से चला तो रास्ते में उसे लंबे लंबे दांतों, लाल लाल आंखों, सूखे बालों और उभरी हुई नाक वाला एक भयंकर आदमी मिला। उसे देखकर चोर ने डरते डरते पूछा, तुम कौन हो? उस भयंकर आकृति वाले आदमी ने कहा, मैं ब्रह्म राक्षस हूँ। पास वाले ब्राह्मण के घर से बैलों की जोड़ी चुराने जा रहा हूँ। राक्षस ने कहा, मित्र, पिछले 6 दिन से मैंने कुछ भी नहीं खाया। चलो आज उस ब्राह्मण को मारकर ही भूख मिटाऊंगा। हम दोनों एक ही मार्ग के यात्री हैं। चलो साथ साथ चलें। शाम को दोनों छिपकर ब्राह्मण के घर में घुस गए। ब्राह्मण के शय्याशायी होने के बाद राक्षस जब उसे खाने के लिए आगे बढ़ने लगा तो चोर ने कहा, मित्र, यह बात न्यायानुकूल नहीं है। पहले मैं बैलों की जोड़ी चुरा लूं, तब तुम अपना काम करना। राक्षस ने कहा, कभी बैलों को चुराते हुए खटका हो गया और ब्राह्मण जाग पड़ा तो अनर्थ हो जाएगा। मैं भूखा ही रह जाऊंगा। इसलिए पहले मुझे ब्राह्मण को खा लेने दो, बाद में तुम चोरी कर लेना। चोर ने उत्तर दिया, ब्राह्मण की हत्या करते हुए यदि ब्राह्मण बच गया और जाकर उसने रखवाली शुरू कर दी तो मैं चोरी नहीं कर सकूंगा। इसलिए पहले मुझे अपना काम कर लेने दो। दोनों में इस तरह की कहा सुनी हो रही थी कि शोर सुनकर ब्राह्मण जाग उठा।
उसे जगा हुआ देख चोर ने ब्राह्मण से कहा, ब्राह्मण, यह राक्षस तेरी जान लेने आया था, मैंने इसके हाथ से तेरी रक्षा कर दी। राक्षस बोला, ब्राह्मण, ये चोर तेरे बैलों को चुराने आया था, मैंने तुझे बचा लिया। इस बातचीत में ब्राह्मण सावधान हो गया। लाठी उठाकर वह अपनी रक्षा के लिए तैयार हो गया। उसे तैयार देखकर दोनों वहां से भाग खड़े हुए। धन्यवाद। ये सुनते हैं पंचतंत्र की कहानी गजराज और मूसक राज। प्राचीन काल में एक नदी के किनारे बसा नगर व्यापार का केंद्र था। फिर आए उस नगर के बुरे दिन, जब एक वर्ष भारी वर्षा हुई। नदी ने अपना रास्ता बदल दिया, लोगों के लिए पीने का पानी न रहा और देखते ही देखते नगर वीरान हो गया। अब वह जगह केवल चूहों के लायक रह गई। चारों ओर चूहे ही चूहे नजर आने लगे। चूहों का पूरा साम्राज्य स्थापित हो गया। चूहों के उस साम्राज्य का राजा बना मूसक राज चूहा। चूहों का भाग्य देखो, उनके बसने के बाद नगर के बाहर जमीन में एक पानी का स्रोत फूट पड़ा और वह एक बड़ा जलाशय बन गया। नगर से कुछ ही दूर पर एक घना जंगल था। जंगल में अनगिनत हाथी रहते थे। उनका राजा गजराज नामक एक विशाल हाथी था। उस जंगल क्षेत्र में भयानक सूखा पड़ा। जीव जंतु पानी की तलाश में इधर उधर मारे मारे फिरने लगे। भारी भरकम शरीर वाले हाथियों की तो दुर्दशा हो गई। हाथियों के बच्चे प्यास से व्याकुल होकर चिल्लाने व दम तोड़ने लगे। गजराज खुद सूखे की समस्या से चिंतित था और हाथियों का कष्ट जानता था। एक दिन गजराज के मित्र चील ने आकर खबर दी कि खंडहर बने नगर के दूसरी ओर एक जलाशय है। गजराज ने सबको तुरंत उस जलाशय की ओर चलने का आदेश दिया। सैकड़ों हाथी प्यास बुझाने उस जलाशय की ओर निकल पड़े। जलाशय तक पहुंचने के लिए उन्हें खंडहर बने नगर के बीच से गुजरना पड़ा। हाथियों के हजारों पैर चूहों को रौंदते हुए निकल गए। हजारों चूहे मारे गए। खंडहर नगर की सड़कें चूहों के खूनमांस के कीचड़ से लथपथ हो गई। मुसीबत यहीं खत्म नहीं हुई। हाथियों का दल फिर उसी रास्ते से लौटा। हाथी रोज उसी मार्ग से पानी पीने जाने लगे। काफी सोचने विचारने के बाद मूसक राज के मंत्रियों ने कहा, महाराज, आपको ही जाकर गजराज से बात करनी चाहिए, वो दयालु हाथी है। मूसक राज हाथियों के वन में गया। एक बड़े पेड़ के नीचे गजराज खड़ा था। मूसक राज उसके सामने के बड़े पत्थर के ऊपर चढ़ा और गजराज को नमस्कार करके बोला, गजराज को मूसक राज का नमस्कार। हे महान हाथी, मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ। आवाज गजराज के कानों तक नहीं पहुँच रही थी। दयालु गजराज उसकी बातें सुनने के लिए नीचे बैठ गया और अपना एक कान पत्थर पर चढ़े मूसक राज के निकट ले जाकर बोला, नन्हे मियाँ, आप कुछ कह रहे थे, कृपया फिर से कहिए। मूसक राज बोला, हे गजराज, मुझे चूहा कहते हैं। हम बड़ी संख्या में खंडहर बनी नगरी में रहते हैं। मैं उनका मूसक राज हूँ। आपके हाथी रोज जलाशय तक जाने के लिए नगरी के बीच से गुजरते हैं। हर बार उनके पैरों तले कुचले जाकर हजारों चूहे मरते हैं। या मूसक संहार बंद न हुआ तो हम नष्ट हो जाएंगे। गजराज ने दुख भरे स्वर में कहा, मूसक राज, आपकी बात सुन मुझे बहुत शोक हुआ। हमें ज्ञान ही नहीं था कि हम इतना बड़ा अनर्थ कर रहे हैं। हम नया रास्ता ढूंढ लेंगे। मूसक राज कृतज्ञता भरे स्वर में बोला, गजराज, आपने मुझ जैसे छोटे जीव की बात ध्यान से सुनी, आपका धन्यवाद। गजराज, कभी हमारी जरूरत पड़े तो याद जरूर कीजिएगा। गजराज ने सोचा कि यह नन्हा जीव हमारे किसी काम क्या आएगा, सो उसने केवल मुस्कुराकर मूसक राज को विदा किया। कुछ दिन बाद पड़ोसी देश के राजा ने सेना को मजबूत बनाने के लिए उसमें हाथी शामिल करने का निर्णय लिया। राजा के लोग हाथी पकड़ने आए। जंगल में आकर वे चुपचाप कई प्रकार के जाल बिछाकर चले जाते हैं। सैकड़ों हाथी पकड़ लिए गए। एक रात हाथियों के पकड़े जाने से चिंतित गजराज जंगल में घूम रहे थे कि उनका पैर सूखी पत्तियों के नीचे छल से दबाकर रखे रस्सी के फंदे में फंस जाता है। जैसे ही गजराज ने पैर आगे बढ़ाया, रस्सी कस गया। रस्सी का दूसरा सिरा एक पेड़ के मोटे तने से मजबूती से बंधा था।
गजराज चिघाड़ने लगा। उसने अपने सेवकों को पुकारा, लेकिन कोई नहीं आया। कौन फंदे में फंसे हाथी के निकट आएगा? लेकिन एक युवा जंगली भैंसा गजराज का बहुत आदर करता था। जब वह भैंसा छोटा था तो एक बार वह एक गड्ढे में जा गिरा था। उसकी चिल्लाहट सुनकर गजराज ने उसकी जान बचाई थी। चिघाड़ सुनकर वह दौड़ा और फंदे में फंसे गजराज के पास पहुंचा। गजराज की हालत देखकर उसे बहुत धक्का लगा। वो चीखा, यह कैसा अन्याय है गजराज, बताइए क्या करूं? मैं आपको छुड़ाने के लिए अपनी जान भी दे सकता हूं। गजराज बोले, बेटा तुम बस दौड़कर खंडहर नगरी जाओ और चूहों के राजा मूसक राज को सारा हाल बताना। उससे कहना कि मेरी सारी आस टूट चुकी है। भैंसा अपनी पूरी शक्ति से दौड़ा दौड़ा मूसक राज के पास गया और सारी बात बताई। मूसक राज तुरंत अपने 20-30 सैनिकों के साथ भैंसे की पीठ पर बैठा और वह शीघ्र ही गजराज के पास पहुंचा। चूहे भैंसे की पीठ पर से कूदकर फंदे की रस्सी कुतरने लगे। कुछ ही देर में फंदे की रस्सी कट गई। वह गजराज आजाद हो गए। धन्यवाद। चलिए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद जी की लिखी कहानी मिट्ठू। बंदरों के तमाशे तो तुमने बहुत देखे होंगे। मदारी के इशारों पर बंदर कैसी कैसी नकलें करता है, उसकी शरारतें भी तुमने देखी होंगी। तुमने उसे घरों से कपड़े उठाकर भागते देखा होगा। पर आज हम तुम्हें एक ऐसा हाल सुनाते हैं जिससे मालूम होगा कि बंदर लड़कों से भी दोस्ती कर सकता है। कुछ दिन हुए, लखनऊ में एक सर्कस कंपनी आई थी। उसके पास शेर, भालू, चीता और कई तरह के और भी जानवर थे। इनके सिवा एक बंदर मिट्ठू भी था। लड़कों के झुंड रोज इन जानवरों को देखने आया करते थे। मिट्ठू ही उन्हें सबसे अच्छा लगता। उन्हीं लड़कों में एक लड़का गोपाल भी था। वह रोज आता और मिट्ठू के पास घंटों चुपचाप बैठा रहता। उसे शेर, भालू, चीते आदि से कोई प्रेम न था। वह मिट्ठू के लिए घर से चने, मटर, केले लाता और उसे बैठकर चुपचाप खिलाता। मिट्ठू भी उससे हिल मिल गया था, बगैर उसके खिलाए कुछ ना खाता। इस तरह दोनों में बड़ी दोस्ती हो गई थी। एक दिन गोपाल ने सुना कि सर्कस कंपनी वहां से दूसरे शहर में जा रही है। यह सुनकर उसे बड़ा रंज आया। वह रोता हुआ अपनी माँ के पास आया और बोला, अम्मा मुझे एक अठन्नी दे दो, मैं जाकर मिट्टू को खरीद लाऊं। वह ना जाने कहाँ चला जाएगा, फिर मैं उसे कैसे देखूंगा? वह भी मुझे ना देखेगा तो रोएगा। माँ ने समझाया, बेटा बंदर किसी को प्यार नहीं करता, वह तो बड़ा शैतान होता है। यहाँ आकर सबको काटेगा, मुफ्त में उलाहने सुनने पड़ेंगे। लेकिन लड़के पर माँ के समझाने का कोई असर न हुआ। वह रोने लगा। आखिर माँ ने मजबूर होकर उसे एक अठन्नी निकाल कर दे दी। अठन्नी पाकर गोपाल मारे खुशी के फूल उठा। उसने अठन्नी को मिट्टी से मलकर खूब चमकाया। फिर मिट्ठू को खरीदने निकल चला, लेकिन मिट्ठू वहाँ दिखाई न दिया। गोपाल का दिल भर आया, मिट्ठू कहीं भाग तो नहीं गया। मालिक को अठन्नी दिखाकर गोपाल बोला, क्यों साहब, मिट्ठू को मेरे हाथ बेचोगे? मालिक रोज उसे मिट्ठू के साथ खेलते और खिलाते देखता था। मालिक हंसकर बोला, अब की बार आऊंगा तो मिट्ठू तुम्हें दे दूंगा। गोपाल निराश होकर चला आया और मिट्ठू को इधर उधर ढूंढने लगा। वह उसे ढूंढने में इतना मगन था कि उसे किसी बात की खबर न थी। उसे बिल्कुल ना मालूम हुआ कि वह चीते के कटघरे के पास आ गया था। चीता भीतर चुपचाप लेटा था। गोपाल को कटघरे के पास देखकर उसने पंजा बाहर निकाला और उसे पकड़ने की कोशिश करने लगा। गोपाल तो दूसरी तरफ ताक रहा था। उसे क्या खबर थी कि चीते का पंजा उसके हाथ के पास पहुंचाया है। करीब था कि चीता उसका हाथ पकड़कर खींच ले कि मिट्ठू ना मालूम कहां से आकर उसके पंजे पर कूद पड़ा और पंजे को दांतों से काटने लगा। चीते ने दूसरा पंजा निकाला और उसे ऐसा घायल कर दिया कि वह वहीं गिर पड़ा और जोर जोर से चीखने लगा। मिट्ठू की यह हालत देखकर गोपाल भी रोने लगा। दोनों का रोना सुनकर लोग दौड़े, पर देखा कि मिट्ठू बेहोश पड़ा है और गोपाल रो रहा है। मिट्ठू का घाव तुरंत धोया गया
और मरहम लगाया गया। थोड़ी देर में उसे होश आ गया। वह गोपाल की ओर प्यार की आंखों से देखने लगा, जैसे कह रहा हो कि अब क्यों रोते हो, मैं तो अच्छा हो गया। कई दिन मिट्ठू की मरहम पट्टी होती रही और आखिर वह बिल्कुल अच्छा हो गया। गोपाल अब रोज आता और उसे रोटियां खिलाता। आखिर कंपनी के चलने का दिन आया। गोपाल बहुत रंजीदा था। वह मिट्ठू के कटघरे के पास खड़ा आंसू भरी आंखों से देख रहा था कि मालिक ने आकर कहा, अगर तुम मिट्ठू को पा जाओ तो उसका क्या करोगे? गोपाल ने कहा, मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगा, उसके साथ साथ खेलूंगा, उसे अपनी थाली में खिलाऊंगा। और क्या? मालिक ने कहा, अच्छी बात है, मैं बिना तुमसे अठन्नी लिए ही इसे तुम्हारे हाथ बेचता हूँ। गोपाल को जैसे कोई राज मिल गया। उसने मिट्ठू को गोद में उठा लिया, पर मिट्ठू नीचे कूद पड़ा और उसके पीछे पीछे चलने लगा। दोनों खेलते कूदते घर पहुंच गए। धन्यवाद। चलिए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद जी की लिखी कहानी मगर का शिकार। मेरा गांव सरजू नदी के किनारे है। न जाने क्यों सरजू में ऐसे जानवर बहुत रहते हैं। एक मर्तबा की बात है, मैं नदी किनारे पार जाने के लिए आया तो देखा कि कई मछुआरे एक बकरी के बच्चे को लिए दरिया के किनारे चले आ रहे हैं। उनमें से एक के हाथ में एक बड़ा सा छुरा भी था। मैंने समझा कि इसे लोग हलाल करने के लिए लाए हैं। मैंने कहा, इसे चाकू से क्यों हलाल करते हो, खड़क से क्यों नहीं मारते? इस पर एक आदमी ने कहा, हुजूर, इसे हलाल नहीं करेंगे, इससे मगर का शिकार करेंगे। मैंने कहा, कैसे? हुजूर चुपचाप देखिए। मैं पार जाना भूल गया। वही मगर का शिकार देखने के लिए ठहर गया। देखा कि लोगों ने उस बकरी के बच्चे को एक पेड़ के नीचे बांधा। वह पेड़ दरिया से कुल 20 गज पर था। इसके बाद उन्होंने एक हाड़ी से कुछ जोंक निकाले और उन्हें बकरी के बच्चे पर लगा दिया। जब बच्चा मैं करने लगा तो हम लोग एक पेड़ की आड़ में छिप गए और मगर का इंतजार करने लगे। मगर का एक अजीब स्वभाव यह है कि वह जिस रास्ते से दरिया से निकल कर आता है उसी रास्ते से दरिया की ओर लौटता भी है, जिससे वह रास्ता ना भूल जाए। कोई घंटा भर बैठने के बाद हम लोगों ने एक मगर को पानी से सिर निकालते देखा। हम लोगों ने चुप्पी साध ली। मगर ने डुबकी लगाई और गायब हो गया। इधर बकरा मैं करता ही रहा। कोई 3-4 मिनट के बाद मगर ने फिर सिर निकाला और धीरे धीरे किनारे पर चढ़ाया और इधर उधर बड़े ध्यान से देखने लगा। जब उसे मालूम हो गया कि यहाँ बिल्कुल सन्नाटा है तो वह रेंगता हुआ बच्चे के समीप गया। बच्चे के बिल्कुल पास पहुंचकर उसने फिर एक बार इधर उधर गौर से देखा और जब फिर उसे कोई ना दिखाई दिया तो उसने झटपट बच्चे की गर्दन पकड़ ली। उधर उन मछुआरों में से एक आदमी वहीं चाकू लिए चुपके से दरिया के किनारे पहुंच गया और ठीक उसी जगह जहां मगर दरिया से निकला था चाकू को इस कदर जमीन में गाड़ा कि उसकी नोक जमीन से कोई 2 इंच निकली रहे। जब वह चाकू गाड़ कर लौटा तो सबके सब एक साथ चिल्लाकर आड़ से निकले और अपने सोंटे लिए हुए मगर के पीछे दौड़े। अचानक इतने आदमियों को अपने ऊपर हमला करते देखकर मगर घबरा गया और जल्दी से नदी में उतर गया। वह तो डुबकी लगाकर गायब हो गया, लेकिन उस जगह नदी के पानी का रंग लाल ही लाल दिखाई देने लगा। मछुआरे खुश होकर उछल पड़े और कहने लगे, बस मार दिया। मैंने ताजुब से पूछा, मगर तो भाग गया, तुमने मारा कहाँ? एक मछुआरे ने कहा, जरा सब्र तो कीजिए, अभी देखिएगा। मेरी नजर चाकू की नोक पर पड़ी तो मैंने देखा कि वह बिल्कुल लाल हो गई है और उस जगह से दरिया तक लाल ही लाल दिखाई देता है। कोई 15-20 मिनट के बाद वे लोग चिल्ला उठे, वो निकला, वो निकला। सचमुच बीच दरिया में एक मगर की लाश तैर रही थी। उसका पेट चिरा हुआ था और उस वक्त भी खून बह रहा था। वो लोग नाव पर सवार होकर बीच दरिया में गए और मगर को जाल में फंसाकर किनारे लाए। एक आदमी फौरन दौड़ता हुआ गया
और एक बैलगाड़ी लाया। लोगों ने मगर को बैलगाड़ी पर लादा और वहां से चल दिए। इतना बड़ा मगर मैंने ना देखा था। वह कोई 15 फीट लंबा था। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद जी की लिखी कहानी मगर का शिकार।